कानूनी मान्यता की एक सदी बाद भी श्रमिकों के पास वास्तविक सुरक्षा का अभाव। ट्रेड यूनियन अधिनियम द्वारा श्रमिकों को पहली बार कानूनी मान्यता और सुरक्षा प्रदान किए जाने के बाद से ये कानून अपने मूल उद्देश्य पर खरा नहीं उतर सका है। ये कागजों पर तो अधिकारों को सुरक्षित रखता है, लेकिन प्रक्रियात्मक बाधाओं और प्लेटफॉर्म श्रमिकों पर चुप्पी के माध्यम से श्रमिकों की संगठित होने और कार्रवाई करने की क्षमता को सीमित करना जारी रखता है। 1918 में बहमन पेस्टन जी वाडिया ने मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना की, जो नियमित सदस्यता और सहायता कोष वाली भारत की पहली ट्रेड यूनियन थी। इसकी स्थापना यूरोपीय अधिकारियों द्वारा श्रमिकों के प्रति किए जाने वाले उस व्यवहार को संबोधित करने के लिए की गई थी जिसे उन्होंने श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार कहा था। जिस यूनियन को बनाने में उन्होंने मदद की, वो ब्रिटिश कॉमन लॉ की नज़रों में व्यापार को बाधित करने की एक साजिश थी। 1921 में मद्रास की एक अदालत ने अनुचित कार्य परिस्थितियों के खिलाफ श्रमिकों को संगठित करने के कृत्य की कीमत तय कर दी। बकिंघम और कर्नाटक मिल्स के खिलाफ हड़ताल का नेतृत्व करने के लिए वाडिया और उनके साथी संघवादियों पर 2000 पाउंड का जुर्माना लगाया गया। प्रबंधन इस शर्त पर भुगतान माफ करने के लिए तैयार हो गया कि वाडिया अपने द्वारा बनाए गए यूनियन से सभी संबंध तोड़ लें। उनकी रक्षा के लिए कोई कानून नहीं था। संघवादियों ने इसका पालन किया, लेकिन पालन करते हुए भी संघवादियों ने अवज्ञा दिखाई। यूनियन के नेताओं में से एक वेंगल चक्कराय चेट्टियार ने खुली अदालत में न्यायाधीश से कहा, मैं वेस्ले मिशन के लिए एक प्रचारक कार्य करता हूं। मिशन की ओर से प्रत्येक रविवार को मैं बाइबल का प्रचार करता हूं। मुझे प्रति सप्ताह 10 रुपए मिल रहे हैं, जिससे मैं अपना जीवन निर्वाह कर रहा हूं। मेरे पास कोई अन्य संपत्ति या अन्य आय नहीं है। मेरे पास केवल मेरे कपड़े हैं जिन्हें मैंने पहन रखा है, और घर पर कुछ अतिरिक्त कपड़े हैं। यदि आवश्यक हो तो मैं अपने कपड़े उतारकर अदालत को दे दूंगा, लेकिन आपके द्वारा आदेशित मुआवजे की राशि मुझसे वसूल नहीं की जा सकती। साथ ही मुझे श्रमिकों की ट्रेड यूनियन के लिए काम करने से रोका नहीं जा सकता। भले ही डिक्री के निष्पादन में मेरे कपड़े उतार दिए जाएं, मैं अपनी लंगोटी पहनकर ट्रेड यूनियन के लिए काम करना जारी रखूंगा। यदि आवश्यक हो तो हम अपनी मांगों को मनवाने के लिए काम बंद कर देंगे। इस फैसले ने उस बात को सबके सामने ला दिया जो दशकों से श्रमिक वर्गों को परेशान कर रही थी। 1921 तक भारत में सैकड़ों ट्रेड यूनियन थे, फिर भी एक को भी कानूनी मान्यता नहीं मिली थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के सह संस्थापक और महासचिव NM जोशी समस्या की विशिष्ट प्रकृति को समझते थे। मार्च 1921 में बकिंघम और कर्नाटक मिल्स के फैसले वाले महीने में ही उन्होंने केंद्रीय विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें सिफारिश की गई कि सरकार ट्रेड यूनियनों को पंजीकृत करने और सुरक्षा देने के लिए कानून लाए। 1926 में अधिनियम पारित होने से पहले 5 वर्षों तक कानूनी और राजनीतिक दबाव बना रहा। 1931 में रिपोर्ट देने वाले भारतीय श्रम पर शाही आयोग रॉयल कमीशन ने उस संघर्ष का वर्णन किया था। ट्रेड यूनियनों को साजिश से संबंधित दीवानी मुकदमों और आपराधिक कानूनों से आवश्यक सुरक्षा प्रदान करना, ताकि वे अपनी वैध गतिविधियों को जारी रख सकें। शब्द और भावना। 1926 का ट्रेड यूनियन अधिनियम श्रमिक आंदोलन के निरंतर दबाव से उपजा था। उन राष्ट्रवादी नेताओं से जो समझते थे कि स्वतंत्रता संग्राम के लिए संगठित श्रमिक आवश्यक थे। यह औपनिवेशिक राज्य की उस गणना से भी प्रेरित था कि श्रमिकों की शिकायतों के प्रबंधन के लिए कानूनी ढांचा क्रांतिकारी विकल्प की तुलना में अधिक सुरक्षित था। अधिनियम की धारा 18 ने सीधे बकिंघम और कर्नाटक मिल्स के फैसले का जवाब दिया। किसी भी पंजीकृत ट्रेड यूनियन या उसके किसी पदाधिकारी या सदस्य के खिलाफ व्यापार विवाद के संबंध में किए गए किसी भी कार्य के लिए किसी भी दीवानी अदालत में कोई मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं चलेगी, जिसमें रोजगार अनुबंध के उल्लंघन के लिए उकसाना या नियोक्ता के व्यापार या व्यवसाय में हस्तक्षेप करना शामिल है। वाडिया को चुप कराने के लिए इस्तेमाल किया गया हथियार नियोक्ता के हाथों से छीन लिया गया। धारा 17 ने आपराधिक खतरे को संबोधित किया। किसी भी पंजीकृत यूनियन का कोई भी पदाधिकारी या सदस्य IPC के आपराधिक साजिश के प्रावधान धारा 120B के तहत उन समझौतों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा
जो वैध यूनियन उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए किए गए हैं, जब तक कि समझौता अपराध करने का समझौता ना हो। ये वास्तविक जीते थीं। एक भारतीय श्रमिक को अब कानूनी मान्यता और कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त अधिकार मिल गए थे। यूनियन अब कोई साजिश नहीं थी, इसका एक वैध आधार था, नाम रखने, पंजीकृत होने और संरक्षित होने का अधिकार। 1928 तक बॉम्बे की गिरनी कामगार यूनियन के 70,000 से अधिक सदस्य थे। उस वर्ष 203 हड़तालें हुईं, जिनमें 5 लाख से अधिक श्रमिक शामिल थे। अधिनियम की सुरक्षा से मजबूत हुआ श्रमिक आंदोलन का वामपंथी धड़ा तेजी से बढ़ रहा था और राष्ट्रवादी राजनीति के साथ जुड़ रहा था, जैसा कि 1908 में हुआ था, जब बॉम्बे के श्रमिकों ने लोकमान्य तिलक के कारावास पर 6 दिनों की हड़ताल की थी। औपनिवेशिक राज्य की ओर से 2 प्रतिक्रियाएं एक साथ आईं। मेरठ साजिश मामले में 33 श्रम आयोजकों को गिरफ्तार किया गया। वे लोग जो उन यूनियनों में खुले तौर पर काम कर रहे थे जिन्हें 1926 के अधिनियम ने कानूनी बना दिया था। उन पर धारा 120 के तहत आरोप नहीं लगाए गए, जहां अधिनियम की सुरक्षा प्राप्त थी, बल्कि उन राजद्रोह के प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए जिन्हें अधिनियम ने कभी नहीं छुआ था। फिर 2 बिल एक साथ आए। व्यापार विवाद विधेयक, ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल ने सहानुभूतिपूर्ण हड़तालों पर प्रतिबंध लगा दिया। नोटिस की अवधि इतनी लंबी कर दी कि निरंतर कार्रवाई व्यावहारिक रूप से असंभव हो गई और ऐसी किसी भी हड़ताल को अवैध बना दिया जो विशुद्ध रूप से औद्योगिक विवाद से परे थी। 1908 से जिसने भारतीय राजनीति को उत्साहित किया था, श्रमिकों की शिकायतों का राष्ट्रवादी शिकायतों के साथ जुड़ना, वो अब एक आपराधिक कृत्य था। मोतीलाल नेहरू ने इसे स्पष्ट नाम दिया, भारत की गुलामी का विधेयक। सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, पब्लिक सेफ्टी बिल, और आगे निकल गया, जिसने कार्यपालिका को लोगों के कार्यों पर नहीं बल्कि उनके इरादे के आधार पर कार्रवाई करने की शक्ति दी, जिसमें गवर्नर जनरल इरादे के न्यायाधीश थे। 30 अक्टूबर 1928 को बिलों पर मतदान होने से महीनों पहले लाला लाजपत राय, जिन्होंने 1920 में AITUC के संस्थापक सत्र की अध्यक्षता की थी, ने पूरी तरह से ब्रिटिश साइमन कमीशन के खिलाफ लाहौर में एक शांतिपूर्ण विरोध का नेतृत्व किया। पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दिया। राय के सीने पर चोटें आईं। उसी शाम खड़े होकर उन्होंने मोची गेट पर भीड़ को संबोधित किया, मैं घोषणा करता हूं कि आज मुझ पर किए गए प्रहार भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत की आखिरी कील साबित होंगे। 18 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। दिसंबर 1928 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी यूथ कॉन्फ्रेंस में जवाहरलाल नेहरू ने छात्रों से कहा, स्वयं को देश की जनता, किसान और औद्योगिक श्रमिक के साथ जोड़ लें, और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप सुधारवाद और छोटे समझौतों के गड्ढों से स्वतः ही बच जाएंगे। जुलाई 1929 तक दोनों बिल पारित होने और मेरठ के अभियुक्तों की हिरासत में होने के साथ सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक का उनका विश्लेषण बेबाक था। किसी भी समय और किसी भी देश में यह पर्याप्त रूप से खतरनाक है कि कार्यकारी सरकार को उन लोगों के मन में क्या है इसका न्यायाधीश बनाया जाए जो इसके विरोधी हैं। ये भारत में कहीं अधिक खतरनाक है जहां विदेशी सरकार है। जब सरकार के प्रवक्ता ने दावा किया कि विदेशी आंदोलनकारियों ने देश में श्रमिक अशांति पैदा की है, तो नेहरू ने इसका तिरस्कार किया। वास्तविक कारण आर्थिक संकट था। हड़ताल हमेशा दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद होती है, जैसे बुखार दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद होता है, लेकिन बुखार को कोसने से कोई फायदा नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति इसका इलाज करता है और इसके कारणों को दूर करने की कोशिश करता है। उस विश्लेषण से 3 महीने पहले 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा की दर्शक दीर्घा से धुआं बम और पर्चे फेंके। उनका इरादा हत्या करना नहीं था। पर्चे में 3 उकसावों का नाम लिया गया था, मेरठ की गिरफ्तारियां, बिल और लाजपत राय की मृत्यु। खुले क्षेत्र में काम कर रहे श्रम नेताओं की अंधाधुंध गिरफ्तारियां स्पष्ट रूप से संकेत देती हैं कि हवा किस ओर बह रही है। इसमें लिखा था। फिर वो वाक्य आया जिसने पूरी स्थिति को नाम दिया, बहरों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज की जरूरत होती है।
सिंह को 1931 में 23 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई। दत्त को आजीवन कारावास की सजा काटने के लिए अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया गया। मेरठ के अभियुक्तों ने वर्षों जेल में बिताए। गिरनी कामगार यूनियन टूट गई। 1926 के अधिनियम की सुरक्षा कानून की किताब में बनी रही शब्द कभी भावना के अनुरूप नहीं हो पाए। भविष्य की भूमिका के रूप में अतीत। ट्रेड यूनियन अधिनियम स्वतंत्रता के बाद भी बना रहा और संवैधानिक व्यवस्था में समाहित हो गया। अनुच्छेद 19(1) ने प्रत्येक भारतीय नागरिक को संघ या यूनियन बनाने का अधिकार दिया। 1951 और 1979 के बीच पंजीकृत ट्रेड यूनियनों में 625% की वृद्धि हुई। शुरुआती आंदोलन की वैचारिक आग समय के साथ वेतन की सौदेबाजी में ठंडी हो गई। फिर 1991 में नई आर्थिक नीति अपने इस तर्क के साथ आई कि श्रम लचीलापन विकास की कीमत है। अब बुखार का इलाज नहीं किया जाना था, इसे बस प्रबंधित किया जाना था। 2020 में महामारी के प्रतिबंधों के तहत आयोजित संसद के मॉनसून सत्र के दौरान जब विपक्ष प्रक्रियात्मक अनियमितताओं का विरोध कर रहा था, सरकार ने 29 मौजूदा कानूनों को समेकित करते हुए 4 श्रम संहिताएं पारित की। उनमें से एक औद्योगिक संबंध संहिता 2020 ने ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 को अपने भीतर समाहित कर लिया। ये 21 नवंबर 2025 को लागू हुआ। नई संहिता धारा 16 और 17 को संरक्षित करती है, जो 1926 के अधिनियम के सुरक्षा प्रावधानों के उत्तराधिकारी हैं और इनकी भाषा मूल अधिनियम के लगभग समान है। एक सदी के सुरक्षात्मक शब्द ताज़ा छपे हुए, लेकिन शब्द और भावना के बीच विसंगति जारी है। एक बातचीत करने वाली यूनियन के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए अब मास्टर रोल पर श्रमिकों के बीच 51% समर्थन प्रदर्शित करना होगा। उच्च टर्नओवर, आकस्मिक श्रम, निश्चित अवधि के अनुबंधों वाले उद्योगों में इस संख्यात्मक सीमा को प्राप्त करना और बनाए रखना अधिकांश यूनियनों के लिए लगभग असंभव है, और ये ठीक उन क्षेत्रों में है जहां श्रमिकों को सुरक्षा की सबसे अधिक आवश्यकता है। धारा 62 में हड़ताल शुरू होने से पहले 60 दिनों के नोटिस की आवश्यकता होती है, जो 1929 के व्यापार विवाद अधिनियम द्वारा मांगे गए 15 दिनों का 4 गुना है। वही बिल जिसे मोतीलाल नेहरू ने पहले ही भारत की गुलामी का विधेयक कहा था। श्रमिक सुलह की कार्यवाही के दौरान या उसके 7 दिन बाद तक, या ट्रिब्यूनल की कार्यवाही के दौरान या उनके समाप्त होने के 60 दिन बाद तक हड़ताल नहीं कर सकते। नोटिस की अवधि और कूलिंग ऑफ क्लॉज के बीच एक नियोक्ता कार्यबल को बिना अंत के प्रक्रियात्मक निलंबन में रख सकता है। फिर वह चुप्पी है जो किसी भी प्रावधान से अधिक प्रकट करती है। गिग और प्लेटफॉर्म शब्द औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में एक बार भी नहीं आते हैं। नीति आयोग ने 2020 में 77 लाख प्लेटफॉर्म श्रमिकों का अनुमान लगाया था। ये संख्या दशक समाप्त होने से पहले 2.35 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। फिर भी 5 महीने पहले लागू हुआ एक कानून जो दशकों तक भारतीय औद्योगिक संबंधों को नियंत्रित करेगा, उन श्रमिकों के बारे में एक भी शब्द नहीं रखता जो देश के हर शहर में सेवाएं प्रदान करते हैं। उन्हें कानूनी रूप से स्वतंत्र ठेकेदार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। स्वतंत्रता केवल काल्पनिक है, अनिश्चितता बहुत वास्तविक है। संघर्ष जारी है। उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं के बावजूद श्रमिक संगठित होना जारी रखते हैं। तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन, इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स और ऑल इंडिया गिग वर्कर्स यूनियन अस्तित्व में है। व्हाट्सएप पर बैठकें आयोजित करते हैं और कभी कभी जीतते भी हैं। मार्च 2024 में प्लेटफॉर्म श्रमिक यूनियनों ने ज़ोमैटो को उस नीति को वापस लेने के लिए मजबूर किया जो डिलीवरी बेड़े को भोजन के प्रकार के आधार पर अलग करती थी। इस निर्णय को धार्मिक अल्पसंख्यकों और निचली जाति के सवारों को भेदभाव वाले समाज में उनकी पहचान उजागर करके खतरे में डालने वाला माना गया था। फेयरवर्क इंडिया रिपोर्ट 2024 ने भारत में काम कर रहे 11 प्रमुख प्लेटफॉर्मों का आकलन किया और पाया कि किसी ने भी श्रमिकों के सामूहिक निकाय या ट्रेड यूनियन को मान्यता नहीं दी। 4 राज्यों ने अब प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कानून पारित किए हैं। ऐसी कल्याणकारी योजनाएं
जो कुछ सावधानी के साथ सामूहिक सौदेबाजी के संघर्ष को अनावश्यक बनाने के लिए डिजाइन की गई हैं। बहरों ने सुनना नहीं सीखा है, ऊंची आवाजें अभी भी जरूरी हैं।